क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में सत्ता सिर्फ राजाओं से नहीं, विचारों से भी बनी थी? चंद्रगुप्त से अशोक तक ये कहानी है भारत के पहले साम्राज्य की, जहां शक्ति, नीति और नैतिकता एक साथ इतिहास बनी। जनपदों के बाद भारत में सत्ता का संतुलन बदल चुका था और इसी बदलाव से एक ऐसे साम्राज्य का उदय हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यही वो समय था जब पहली बार पूरे भारत को एक शासन के अधीन लाने का स्वप्न देखा गया और यहीं से मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू होती है। इसी दौर में एक साधारण पृष्ठभूमि से चंद्रगुप्त मौर्य उभरे, जिन्होंने बिखरी हुई सत्ता को एक करने का सपना देखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कमजोर शासन को करीब से देखा और यहीं से उनके भीतर एक सशक्त राज्य बनाने का दृढ़ निश्चय जन्म लेने लगा। यहीं पर चाणक्य जैसे महान रणनीतिकार चंद्रगुप्त से मिले, जिन्होंने सत्ता को समझने का नहीं, बदलने का मार्ग दिखाया। चाणक्य केवल गुरु नहीं थे, वे राजनीति को नैतिकता, अनुशासन और व्यवहारिक रणनीति से देखते थे। संगठित रणनीति और जन असंतोष के बीच नंद वंश की सत्ता धीरे धीरे ढह गई और सत्ता का केंद्र चंद्रगुप्त के हाथों में आने लगा। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संगठित और केंद्रीकृत साम्राज्य की नींव रखी, जिससे भारत में पहली बार एक विशाल शासन स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य तेजी से फैलते हुए उत्तर पश्चिम से पूर्व तक फैल गया और अलग अलग क्षेत्र एक ही शासन के अंतर्गत जुड़ने लगे। इतने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए मौर्यों ने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन विकसित किया, जहां सत्ता सीधे केंद्र से नियंत्रित होती थी। मौर्य शक्ति की नींव थी अनुशासित सेना, गुप्तचर व्यवस्था और मजबूत आर्थिक ढांचा, जिन्होंने साम्राज्य को स्थिरता दी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को संभाला, उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखा और शासन को और अधिक स्थिर बनाया। बिंदुसार के शासन में भी चाणक्य प्रमुख सलाहकार बने रहे और पारंपरिक राजनीतिक नीति के माध्यम से राज्य को दिशा देते रहे। इसी काल में चाणक्य ने राज्य संचालन से जुड़े सिद्धांतों को संगठित किया, जो आगे चलकर अर्थशास्त्र के रूप में जाना गया। बिंदुसार के काल में अशोक ने राज दरबार में प्रशासन और सैन्य अनुशासन का अनुभव पाया, जिसने आगे चलकर उनके नेतृत्व को आकार दिया। सिंहासन पर आने के बाद अशोक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक बने, जिनका जीवन विस्तार, अनुशासन और सत्ता से जुड़ा था। प्रारंभिक काल में अशोक परंपरागत ब्राह्मणवादी परंपराओं का अनुसरण करते थे, जिनका प्रभाव मौर्य शासन में स्पष्ट दिखाई देता है। अब साम्राज्य के विस्तार के साथ पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण आवश्यक हो गया और इसी रणनीतिक महत्व ने एक निर्णायक संघर्ष की भूमिका तैयार की और इसी का परिणाम था कलिंग युद्ध, क्योंकि कलिंग पर नियंत्रण साम्राज्य की विस्तार के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया। इस संघर्ष के बाद अशोक ने विनाश और मानवीय पीड़ा को करीब से देखा, जिसने उनके मन में गहरे परिवर्तन को जन्म दिया। इस परिवर्तन से अशोक का दृष्टिकोण बदल गया और उन्होंने दया, अहिंसा और नैतिक आचरण पर आधारित धम्म को अपनाया और इसी धम्म के प्रभाव में अशोक धीरे धीरे बौद्ध विचारों की ओर आकर्षित हुए। धम्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने शिलालेखों और अधिकारियों के माध्यम से अपने संदेश संपूर्ण साम्राज्य में फैलाए। इसके बाद अशोक के संरक्षण में बौद्ध विचार भारत से आगे दूर दराज क्षेत्रों तक शांतिपूर्ण ढंग से फैलने लगे। अशोक के ही काल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य संघ की शुद्धि और बौद्ध शिक्षाओं को व्यवस्थित करना था। अशोक ने शासन को लोक कल्याण से जोड़ा, सड़कें, चिकित्सा और जनहित के कार्यों को राज्य की नीति बनाया। और इसी नैतिक शासन का प्रतीक था अशोक चक्र, जो धर्म, न्याय और निरंतर गतिशीलता का संदेश देता है। इसी कारण अशोक चक्र और अशोक स्तंभ केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि धर्म, कानून और नैतिक शासन के स्थायी प्रतीक बन गए। और इसी कारण अशोक को महान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शक्ति को नैतिकता, कल्याण और स्थायी शांति में परिवर्तित किया। बाद में कमजोर उत्तराधिकार और प्रशासनिक दबावों के कारण
मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अपनी एकता और शक्ति खोने लगा। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य ने भारत में केंद्रीय शासन, नैतिक राजनीति और प्रशासनिक परंपराओं की एक मजबूत नींव रखी और आने वाले साम्राज्यों के लिए अनुपम विरासत छोड़ गया, जिसके बाद भारतीय इतिहास एक नए दौर में प्रवेश करता है।